जनता को बहुत बहुत दिल से बधाई देना चाहती हूँ। कर्नाटक के चुनाव में एक तरफ क्रोनी कैपिटलिस्ट की ताकत थी, दूसरी तरफ गरीब जनता की शक्ति थी और शक्ति ने ताकत को हरा दिया। अच्छे दिन आ गए। जी हाँ, आज कांग्रेस के अच्छे दिन आए हैं, जनता के लिए नहीं। जी हाँ, ये हमारी लोकतंत्र की खूबसूरती है कि राजनेताओं के लिए अच्छे दिन तो आते हैं, मगर जनता के लिए ये अच्छे दिन अगर आने लगें तो देश की दशा और दिशा सुधर जाएगी। चाहे जीत कांग्रेस की हो, बीजेपी की हो या अन्य दलों की हो, जनता की जीत होनी चाहिए। ये बात और है कि हर चुनाव के बाद पार्टी के प्रमुख नेता आते हैं और कहते हैं ये जनता की जीत है। जी हाँ, कर्नाटक विधानसभा चुनाव के नतीजे आ गए। कांग्रेस ने प्रचंड बहुमत से जीत हासिल की, जिससे पूरी की पूरी कांग्रेस पार्टी आज उत्साहित है। जी हाँ, पूरे के पूरे कांग्रेस कुनबा में गजब का उत्साह देखा जा रहा है। पूर्वोत्तर के राज्यों में निराशाजनक प्रदर्शन के बाद कांग्रेस की ये जीत निश्चित तौर पर पार्टी के लिए एक संजीवनी का काम करेगी। पार्टी के अलग अलग नेता टीवी चैनल्स पर आ रहे हैं, तो कुछ इसे राहुल की पदयात्रा से जोड़ रहे हैं कि पदयात्रा की वजह से ये जीत मिली है, तो कई कह रहे हैं कि ये पार्टी की सामूहिक जीत है। पार्टी के कई प्रदेश के वरीय नेता से लेकर राष्ट्रीय स्तर के नेताओं का कहना है कि हमारी जो ये जीत है, ये नफ़रत के बदले मोहब्बत की जीत है। जीत के बाद कांग्रेस के वरीय नेता और पूर्व सांसद राहुल गांधी मीडिया के सामने दोपहर को आए और काफ़ी खुश नज़र आ रहे थे। उनके चेहरे पर एक मुस्कान थी, एक मीठी मुस्कान थी, और उन्होंने कहा कि ये जीत जनता की जीत है और हम गरीबों के मुद्दों के साथ खड़े थे और ये प्रदेश की गरीब जनता की जीत है। हमने जो भी उनसे 5 वादे किए हैं उसे शीघ्र ही पूरा करेंगे। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि ये जीत नफ़रत के बदले मोहब्बत की जीत है। जी हाँ, इससे पूर्व कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी मीडिया के सामने आए और उन्होंने इस जीत को ऐतिहासिक बताया और कहा कि जो लोग धार्मिक उन्माद फैलाकर जीत हासिल करना चाहते थे, ये उनके लिए करारी शिकस्त है। कर्नाटक विधानसभा चुनाव से पूर्व प्रदेश में कई तरह के मुद्दे गूंज रहे थे। बीजेपी ने जहां हिजाब से लेकर नमाज तक के मुद्दे को उठाया था और चुनाव आते आते बजरंगबली का मुद्दा भी छाया रहा, लेकिन बीजेपी का ये जो फॉर्मूला है, आप जिसे कह सकते हैं कि धार्मिक ध्रुवीकरण का जो फॉर्मूला है, वो यहाँ बिल्कुल तरीके से नस्ते नाबूद हो गया और बीजेपी की ये करारी शिकस्त हुई है। उसकी सीटें पहले के मुकाबले भी काफ़ी कम हो गई है। हम जब यह वीडियो बना रहे हैं तो उस वक्त कांग्रेस को स्पष्ट बहुमत की ओर वो बढ़ चुका है और अभी इस परिणाम जो फाइनल नतीजे आने बाकी हैं, हालांकि अभी तक 138 सीटों के करीब कांग्रेस पहुंच गई है और कर्नाटक के मौजूदा सीएम जो अभी हैं वो शाम को इस्तीफा देंगे। बोम्मई, उन्होंने अपनी हार स्वीकार कर ली है, बीजेपी के वो मुख्यमंत्री हैं। 2018 में जब चुनाव हुए थे, मैं आपको इस पूरे मामले पर को विस्तार से समझाता हूं। 2018 में जो पिछली विधानसभा की चुनाव हुई थी, उस वक्त वहाँ हंग असेंबली हुआ था और कांग्रेस को 80 सीटें मिली थी और बीजेपी को 104 सीटें मिली थी और जेडीएस को 37 सीटें मिली थी। कांग्रेस और जेडीएस ने मिलकर सरकार बना ली थी, लेकिन एक साल के बाद बीजेपी वहाँ एक्शन में आती है और वो एक ऑपरेशन लोटस चलाती है और फिर सत्ता में वो आ जाती है। 13 में भी कांग्रेस यहाँ सत्ता में थी, मगर इस बार फिर कर्नाटक की जनता ने कांग्रेस पर अपना विश्वास जताया है और बीजेपी की सीटें 104 से खिसक कर बहुत नीचे आ गई है। फिलहाल वह 60 के करीब है। आगे जब पूरा परिणाम आएगा तो देखते हैं कि वो सीटें कहाँ तक टिकती है। मगर ये बात सत्य है कि बीजेपी की ये हार निश्चित तौर पर एक करारी हार है, इससे सबक लेने की ज़रूरत है। लेकिन अगर राजनीतिक महकमे की बात करें और जो चर्चाएं हैं तो उस पर
हम ये भी देख सकते हैं कि कर्नाटक में बीजेपी संघर्ष करती रही है और वो पहले भी यहाँ नहीं जीत पाई है। ये कह सकते हैं कि ये कर्नाटक का जो ये राज्य है वहाँ बीजेपी के लिए बहुत सुखद परिणाम पहले भी नहीं आते रहे हैं। ये पार्टी के लिए एक आप कह सकते हैं उत्साहवर्धक बात हो सकती है, क्योंकि पहले भी बीजेपी यहाँ अपने बूते सरकार बनाने में कामयाब नहीं रही थी। वहीं इस हार के बाद विपक्षी पार्टी यह कयास लगाने लगे हैं कि क्या पीएम मोदी की लोकप्रियता कम होने लगी है, क्योंकि बीजेपी उनके नेतृत्व में ही चुनाव लड़ती है। चलिए अब हम आ जाते हैं कर्नाटक की पृष्ठभूमि पर कि इस जीत और हार का गणित क्या है, वो हम आपको समझाते हैं। दरअसल कर्नाटक में बीजेपी के हार की जो वजह बनी वो कांग्रेस पार्टी ने 40% कमीशन खोरी का मुद्दा जोरदार तरीके से उठाया। खुद राहुल गांधी से लेकर प्रियंका गांधी और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने जनता के बीच इस मुद्दे को भुनाने में कामयाबी हासिल की। उन्होंने जनता को यह समझा दिया कि यहाँ हर काम जो हो रहा है उसमें कमीशन खोरी हो रही है, उसका रेट फिक्स है। इसकी तोड़ बीजेपी नहीं निकाल पाई। वहीं लिंगायत समुदाय से लेकर और अन्य आदिवासी और पिछड़े जातियों के बीच जो बीजेपी के प्रति नाराज़गी थी, उस नाराज़गी को बीजेपी दूर नहीं कर पाई। और ख़ासकर लिंगायत समुदाय के दो बड़े नेता भी, बीजेपी के कई दिग्गज नेताओं ने भी पार्टी छोड़कर कांग्रेस का दामन थाम लिया था। ये भी बीजेपी के लिए काफ़ी चुनौती रही। येदियुरप्पा भी बीजेपी के बड़े नेता हैं, लिंगायत समुदाय से ही आते हैं। उनका भी पार्टी से दरकिनार होना और उनका जादू भी इस चुनाव में नहीं चल पाया। वो पूरे चुनाव में बहुत ही दरकिनार नजर आए, क्योंकि उनके ऊपर भी पूर्व में भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे। हालांकि वो कर्नाटक के बहुत दिग्गज नेता और बीजेपी के भी दिग्गज नेता हैं। उनकी जगह पर बोम्मई को मुख्यमंत्री बनाया गया था, लेकिन बोम्मई पूरी तरीके से अपनी सरकार की छवि को जनता के सामने पेश नहीं कर पाए और वो जनता के बीच में कोई ऐसा काम नहीं कर पाए जिससे जनता के बीच में उनकी कोई पकड़ बन सके। कई ऐसी बातें हुई जिसका तोड़ बीजेपी नहीं निकाल पाई। सबसे ज़्यादा अगर हम कहें तो बीजेपी के प्रति जो एंटी इनकन्वेंसी का लहर था, उस लहर को भेदने में बीजेपी सफल नहीं हो पाई। बात अगर कांग्रेस की हम कर लें तो कांग्रेस की जीत के बाद कांग्रेस के कर्नाटक प्रदेश अध्यक्ष डीके शिव कुमार मीडिया के सामने आए, काफ़ी भावुक हुए और उन्होंने कहा कि ये जीत श्रीमती सोनिया गांधी के आशीर्वाद से मिली है, राहुल गांधी की मेहनत से मिली है, प्रियंका गांधी की मेहनत से मिली है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का नाम लिया और उन्होंने सिद्धारमैया का भी नाम लिया, जो कर्नाटक के पूर्व सीएम रह चुके हैं। ये बात और है कि जब सिद्धारमैया ने मीडिया के सामने ब्रीफिंग दी तो उन्होंने कांग्रेस के कई वरीय नेताओं का नाम लिया, लेकिन उन्होंने डीके शिव कुमार का नाम नहीं लिया। अब क्यों नहीं लिया, ये हम आपको समझाते हैं। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष डीके शिव कुमार काफ़ी दिग्गज नेता हैं वहाँ के, उनकी पार्टी पर काफ़ी पकड़ है। उनके पास अभी जो जानकारी है उस मुताबिक एक रिपोर्ट्स के आधार पर मैं आपको बता रहा हूँ कि 840 करोड़ की संपत्ति है। कांग्रेस पार्टी को जब भी प्रदेश में आप कह सकते हैं जो फाइनेंस की ज़रूरत पड़ती है या पार्टी को वो काफ़ी हद तक मदद करते हैं और उनके लिए संकट मोचक की भूमिका में रहते हैं। उनके ऊपर ईडी और सीबीआई की दबिश पड़ी, बीजेपी ने उनका रिकॉर्ड खंगाला और वो चुनाव से ठीक पहले जेल भी काट कर आए, अभी फ़िलहाल ज़मानत पर वापस हैं। उन्होंने मीडिया के सामने बहुत भावुक तरीके से अपनी बात रखी। उनके ऊपर कई भ्रष्टाचार के आरोप तो हैं ही हैं, लेकिन वो वहाँ के पॉपुलर लीडर हैं। अब इन दो नेताओं के बीच की जो नूरा कुश्ती है, डीके शिव कुमार और सिद्धारमैया, क्योंकि वो भी प्रदेश कांग्रेस के दिग्गज नेता, पूर्व सीएम है, तो पार्टी आला कमान को अब यह सोचना होगा कि इन दो दिग्गज नेताओं के बीच की कहीं आपसी तनातनी पार्टी पे कोई असर नहीं डाले। हालांकि अब कांग्रेस पार्टी में ऐसा कुछ लगता नहीं है कि कुछ हो सकता है, कोई जोड़ तोड़ की राजनीति भी नहीं हो सकती, क्योंकि बीजेपी की सीटें भी बहुत कम आ गई है, त्रिशंकु विधानसभा नहीं है, जेडीएस का रोल भी बहुत कम हो गया है। लेकिन फिर भी पार्टी के भीतर किसे ताजपोशी मिलती है ये देखना होगा, क्योंकि पार्टी का आलाकमान फैसला करेंगे। कांग्रेस के कई दिग्गज नेता, चाहे आप शक्ति सिंह गोयल की बात कर ले या राष्ट्रीय अध्यक्ष या राहुल गांधी, सभी की बात कर ले, कांग्रेस के कई वरीय प्रवक्ता और नेता ये बात कह रहे हैं कि विधायक मिलकर, हमारे यहाँ एक लोकतांत्रिक व्यवस्था है और सभी विधायक मिलकर लोकतांत्रिक तरीके से विधायक दल का नेता चुनेंगे, यानी कि कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री का चयन करेंगे। कर्नाटक वैसे भी
भारत का बहुत ही प्रसिद्ध और काफ़ी अमीर राज्य रहा है। 1956 में इस राज्य की स्थापना हुई। पहले इसका नाम मैसूर हुआ करता था, बाद में कर्नाटक इसका नाम हुआ है। ये काफ़ी समृद्ध और गौरवशाली इतिहास इस राज्य का रहा है। ये आईटी हब रहा है और कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु है। आप यहाँ के विकास को देख सकते हैं। यहाँ के लोग काफ़ी शिक्षित पढ़े लिखे हैं और दक्षिण का ये सबसे बड़ा राज्य होता है और जनसंख्या की दृष्टि से देखें तो भारत में यह 8वां सबसे बड़ा राज्य है। बहरहाल बीजेपी की करारी शिकस्त तो हुई ही है, कांग्रेस के लिए एक उत्साहवर्धक चीज़ें हुई हैं, लेकिन अगर हम राजनीति की बात करें तो जनता के विकास की बात करें तो निश्चित तौर पर इस जीत के बाद जो कांग्रेस ने दावे और वादे किए हैं उन वादों से वो मुकरे नहीं, वो इस जीत का श्रेय जनता को दे रही है, तो जनता के लिए विकास कार्य भी ज़रूर करें। बहरहाल आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दें। अगली बार हम फिर एक नए वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर रहेंगे। तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।